अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले के माड़ इलाके में पुलिस ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी की लाशें बरामद हो गई हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर रमेश चौधरी समेत 3 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें 2 DRG के जवान हैं। मौके से 5 AK-47 बरामद की गई हैं। 4 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होनी है। कांकेर लोकसभा में दूसरे मरहले में पोलिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस मुठभेड़ में मारे गए शंकर राव और ललिता माड़वी DVC रैंक के नक्सली लीडर थे। दोनों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने मौके से 4 ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए हैं। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। ये DVC रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी DVC रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है DRG का और एक इंस्पेक्टर BSF का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर। इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन ने कौमी सतह पर 9वां रैंक हासिल किया है, जबकि इस मरतबा सिविल सर्विसेज के लिए 50 मुस्लिम उम्मीदवारों के मुंतखब होने की इत्तला है। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाली जहीन उम्मीदवारा D अनीता रेड्डी को कौमी सतह पर 3रा मकाम हासिल हुआ। उन्होंने पहली ही कोशिश में ये कामयाबी हासिल कर ली, जबकि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद चंद तलबा भी सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए हैं। बताया गया कि UPSC ने 1016 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार N साई किरण को 27वां रैंक, कौशिक को कौमी सतह पर 22वां रैंक हासिल हुआ, जबकि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली साही दर्शनी को 112वां रैंक, धीरज रेड्डी को 173, अक्षय दीपक को 196, भानुश्री अन्नपूर्णा को 198वें रैंक हासिल हुआ है। रियासती हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाली श्री राम नवमी की शोभा यात्रा को मशरूत इजाज़त दी है। इस सिलसिले में अदालत ने पुलिस को मशवरा दिया कि वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुए बगैर शोभा यात्रा को निकालने की इजाज़त दें। हनुमान युवा संगठन के हैदराबाद सिटी सदर कार्तिक ने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करते हुए बताया कि श्री राम नवमी के मौके पर उनकी तंजीम को केसरी हनुमान मंदिर, दरियाबाग, गुरकापल्ली, राम सिंहपुरा मेन रोड, कुलसुमपुरा गवर्नमेंट स्कूल, आर्य समाज लाइब्रेरी सेंट्रल, कुलसुमपुरा पार्क, कारवान मार्केट, क्रांति भवन, पटेल होटल, श्री गंगा परमेश्वरी मंदिर के रास्ते से श्री राम शोभा यात्रा निकालने की पुलिस ओहदेदार इजाज़त नहीं दे रहे हैं। शोभा यात्रा की इजाज़त देने के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन को हिदायत देने की अदालत से दरखास्त उन्होंने की। उन्होंने बताया कि यात्रा 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे निकाली जाएगी। इस दरखास्त की समाअत जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने की। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार की जानिब से बताए गए रूट पर शोभा यात्रा की इजाज़त देने पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होने का इम्कान है, जिस पर जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने पुलिस की तजवीज़ करदा रूट पर यात्रा निकालने की इजाज़त देने की हिदायत दी। रियासती हाईकोर्ट ने आज हुकूमत से
रियासती हाईकोर्ट ने आज हुकूमत से इस्तफसार किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मुजरिमाना मुकदमात की फेहरिस्त की तफसीलात क्यों नहीं दे रहे हैं। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत दी कि वो बीजेपी उम्मीदवारों के मुकदमात की तफसीलात ना देने की वजूहात मालूम करते हुए उसे अदालत से वाकिफ करवाएं। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी डी प्रदीप कुमार ने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में मुताल्लिका उम्मीदवारों ने 7 मार्च को और 14 मार्च को डीजीपी से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की थी, लेकिन अब तक उम्मीदवारों के खिलाफ रियासत के किन किन मकामात पर मुकदमात दर्ज हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई। आज इस केस की समाअत जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की बेंच पर हुई। उन्होंने सरकारी वकील को हिदायत दी कि वो हुकूमत से तफसीलात हासिल करते हुए अदालत को पेश करें। अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनकी पार्टी को अलॉट करदा इंतखाबी निशान ग्लास के खिलाफ प्रजा कांग्रेस सेक्युलर के सदर ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने 2 फरीकैन के दलाइल की समाअत की और फैसला सुनाया। अदालत ने ग्लास का निशान जनसेना को जारी रखने की हिदायत दी और ग्लास के निशान के अलॉटमेंट को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को कलअदम करार दिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जीएचएमसी के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने इंतबाह दिया कि इलेक्शन ड्यूटी में हाजिर न होने वाले अमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए 23,000 अमले को तरबियत देने का इंतखाब किया गया, जिसमें 3,700 मुलाजिमीन गैर हाजिर रहे। रोनाल्ड रॉस ने इंतबाह दिया कि गैर हाजिर रहने वाले मुलाजिमीन में अगर कोई बीमार है या हामिला है तो उन्हें छोड़कर बाकी तमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों के अलावा सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के इंतजाम जारी हैं। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पर्चे नामजदगियों को कबूल किया जाएगा। पर्चे नामजदगियाँ रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कबूल की जाएंगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड को लाजमी तौर पर अखबारात में शाये करवाएं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के असेंबली इंतखाबात में ज़िला भर में सिर्फ 45% पोलिंग हुई थी। इस मरतबा लोकसभा के इंतखाबात में ज़िले हैदराबाद में पोलिंग के तनासुब में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए मज़ीद 10% पोलिंग में इजाफा करने की कोशिश की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के लिए खुसूसी बोर्ड कायम करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद के एक होटल में खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक रवाना करने वाले एजेंट्स को जवाबदाह बनाने के लिए उन एजेंटों को कानूनी हैसियत दी जाएगी, ताकि उनके ज़रिए ही तेलंगाना के वर्कर्स बैरून ममालिक जा सकें और बैरून ममालिक जाने वाले वर्कर्स को 1 हफ्ते तक तरबियत फराहम करने वाला एक इदारा भी होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के 15 लाख खानदान खलीजी ममालिक के रोज़गार पर मुनहसर हैं। खलीजी ममालिक में काम करने वाले वर्कर्स के लिए खुसूसी मंसूबे को तैयार किया जाएगा। इसके लिए तेलंगाना गल्फ ओवरसीज़ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के वर्कर्स की इमदाद के लिए प्रजा भवन में खुसूसी दफ्तर कायम किया जाएगा और एक सीनियर IAS अहदेदार की क़यादत में एक खुसूसी बोर्ड भी कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक को रवाना होने वाले वर्कर्स को अच्छी तनख्वाह और दीगर सहूलतें फराहम करने की भी कोशिश की जाएगी। అంశాలను ప్రస్తావించినాం. నేను ప్రధానంగా ఆ రోజు నాకు తెలిసి 3 అంశాల మీద ఆ రోజే మీకు మాట ఇచ్చిన. ఇప్పుడు కూడా మా ప్రభుత్వం వచ్చిన ఎంబడే, ఎందుకంటే ఇది అధికారికంగా అమలు చేయలేదు కాబట్టి మీ దృష్టికి రాలేదు. నేను ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత మా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో శేషాద్రి గారు అని సీనియర్ IAS ఆఫీసర్, ఆయన ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు 2 సంవత్సరాలు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నప్పుడు 6 సంవత్సరాలు, మొత్తం 8 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో ఈ విదేశాంగ వ్యవహారాలు నిర్వహించిన అధికారే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ప్రత్యేక అధికారిగా వారు ఉన్నారు. వారిని ఇతర అధికారులతోని ఒక అఫీషియల్ కమిటీని నేను నియమించి కంప్లీట్గా దీని మీద మనం ఎగ్జామిన్ చేసి దాంట్లో మనం బోర్డు ఏమనుకున్నామంటే తెలంగాణ గల్ఫ్ అండ్ అదర్ ఓవర్సీస్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డు పెట్టాలని ఒక విధానం తీసుకున్నాం. ఒక గల్ఫ్ కార్మికులే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు, ప్రభుత్వం దృష్టిలో మీరందరూ గల్ఫ్ బాధితులు, కానీ ప్రభుత్వానికి ఇతర విదేశాలలో కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నం చేసి
అనుకోని సంఘటనల వల్ల దుర్ఘటనల వల్ల నష్టపోతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్లకు హక్కులు కల్పించడం, వాళ్ళకు రక్షణ కల్పించడం, వాళ్ళని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నదని చెప్పి వారి ఆధ్వర్యంలో అధికారులను నియమించడం జరిగింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఆఫీస్ ఇప్పుడు గతంలో ప్రగతి భవన్ बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के आवाम से चारशुम्बे से रियासत गिर पोस्ट कार्ड एजिटेशन शुरू करने पर जोर दिया, जिसमें 2 लाख रुपए के ज़रिए खर्च की माफ़ी, 25,000 रुपये फ़ी एकड़ मावजा और 500 रुपये फ़ी क्विंटल धान के बोनस को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। मंगल को संगारेड्डी जिले के अंदौली हलके के सुल्तानपुर में मेदक और जहीराबाद पार्लिमानी हलके का अहाता करने वाले प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात रियासत में लिलीपुट कांग्रेस हुकूमत के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। केसीआर ने कहा कि अगर आप इन लिलीपुटों को एक बार और मुंतखब करते हैं तो वो अपनी लापरवाही जारी रखेंगे, वो सोचेंगे कि वो किसी शरारत से बच सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर उन्होंने 125 फुट के मुजस्समे को बंद कर दिया और उन्हें फूलों के हार चलाने की भी परवाह नहीं की। अगर आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं तो यही होता है। केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज किया कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मंसूब रियासती सेक्रेटेरिएट, बीआरएस हुकूमत के जरिए तामीर करदा यादाद्री मंदिर, एमएलए क्वार्टर्स और मिशन काकतिया को भी तर्क कर दें। నిన్న స్వయంగా మీరు కళ్ళారా చూసినారు. ఈ భారతదేశంలో ఉన్న చట్టాల ప్రకారం అంబేద్కర్ మహనీయుడు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆర్టికల్ 3 ఆయన పెట్టినాడు కాబట్టి అంబేద్కర్ గారి పుణ్యమాని మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఆ మహనీయుని గౌరవించుకోవాలని, గుండెల్లో పెట్టుకోవాలని 125 ఫీట్ల ఎత్తున ఉండేటువంటి ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి, భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని మనం హైదరాబాద్లో కట్టుకున్నాం. పోయిన సంవత్సరం మీరందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చినారు, బ్రహ్మాండంగా దాన్ని ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం. కానీ నిన్న అంబేద్కర్ జయంతి, ఆ విగ్రహం పెట్టిన తర్వాత జరిగిన తొలి జయంతి, ఈ లిల్లీ పుట్కాల ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? అక్కడికి గవర్నమెంట్ పోలే. ఆ మహనీయులంతా హిమాలయ పర్వతమంతా ఎత్తున్న విగ్రహానికి ఒక పువ్వు పెట్టలే, ఒక పూలమాల పెట్టలే, అంజలి ఘటించలే. అనేక రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు వచ్చినారు చూడడానికి. వాళ్ళ కనీసం మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేయలే, గేట్లు బంద్ చేసి తాళాలు వేసినారు. దీన్ని ఏమంటారు? అహంకారమా? కండకావరమా? ఏమనుకోవాలి దీనికి? అజ్ఞానమా? ఎవరు పెట్టిన విగ్రహమే కదా. मंगल को बंजर हिल्स के नंदीनगर इलाके में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब कुछ लोगों को साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह के साथ वाकई एक खुले प्लॉट में आमतौर पर काले जादू की रसूमात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले लीमू और दीगर मवाद मिले। ज़राए के मुताबिक मकामी लोगों को मंगल की दोपहर प्लॉट में लींबू, सिंदूर, हल्दी पाउडर, एक गुड़िया और दीगर अशिया मिले। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेर लिया। सुराग रसा टीम ने मौके पर पहुंचकर जाए वक़ूअ की तस्वीर ली। पुलिस मवाद के माखज़ की तहकीकात कर रही है। ये अफवाह है कि कुछ लोगों ने पिछली रात प्लॉट पर काले जादू की रस्में अंजाम दी और उन अशिया को वहीं छोड़ दिया। ताहम पुलिस ने अभी तक इस जाविये की तस्दीक नहीं की है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में दस्तूर को बदल देने की उस पार्टी के कायदीन बयानात दे रहे हैं। दस्तूर को तब्दील करने पर एससी और एसटी तबकात को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाने का ख़तरा लाख है। आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी ही है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकने पार्लियामेंट और कर्नाटका और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के उम्मीदवार खुलेआम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 2/3 अक्सरियत हासिल होती है तो हम दस्तूर को ही बदल देंगे और तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देंगे। एससी एसटी को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने के ऐलानात किए जा रहे हैं। इसलिए मरकज़ में इस मरतबा बीजेपी का इख्तिदार में आना सबके लिए ख़तरा साबित होगा। केटीआर ने कहा कि वो ये बात बीजेपी से दुश्मनी या गुस्से में नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद उस पार्टी के कायदीन का ऐलान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सब खत्म हो गए और सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारे और कंपनियां बंद हो गई। अदानी और अंबानी को सरकारी इदारे हवाले कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद रियासत तेलंगाना की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और इस बात का इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। కానీ తెలంగాణకు పైసా పని చేయని బీజేపీ పండబెట్టి తప్పుదాం, రాముడికి తప్పుదాం, ఇబ్బంది లేదు. రాముడు అందరి వాడు, రాముడు ఒక పార్టీలో లేడు, రాముడు అందరి దేవుడు. బీఆర్ఎస్ కు ఆయనే రాముడు, బీజేపీకి ఆయనే రాముడు, కాంగ్రెస్ కూడా ఆయనే రాముడు. ఆయన ఏ పార్టీ సభ్యుడు కాదు. రాముడికి మొక్కుదాం, తెలంగాణకు ఆదిలాబాద్ కు పైసా పని చేయని బీజేపీని పండబెట్టి తొక్కుదా. ఆ విషయంలో ఆలోచన కూడా మాట్లాడి విజ్ఞప్తిస్తాను. దయచేసి నేను ఇలా కోరేది ఒకటి, చివరిగా ఒక్క మాట నేను చెప్పి ముగిస్తాను. बीजेपी के रुकने राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का बहाना बनाकर जमानतों पर अमल आवरी से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश के लिए हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को अवाम सबक सिखाएंगी। उन्होंने दावा किया कि अवाम कांग्रेस हुकूमत पर बरहम है और वो आइंदा माह मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपनी बरहमी दिखाएंगे। रुकने राज्यसभा ने असेंबली इंतखाबात के दौरान जमानतों के वादों पर अमलावरी में ताख़ीर के लिए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि परेशानी के आलम में किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं और 100 दिन गुजरने के बाद भी कांग्रेस हुकूमत जमानतों पर अमल आवरी में नाकाम है। उन्होंने दावा किया कि रैतु स्वराज्य वेदिका और कांग्रेस किसान सेल ने 60 किसानों की खुदकुशी की बात कही, लेकिन वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी इससे इनकार कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि वे बताएं कि किसान कांग्रेस को क्यों वोट दें। అబద్ధాలు చెప్పుతూ ప్రజలను మోసం చేసేదానికి మరో పాచికగా ఇప్పుడు ఎన్నికల కోడ్ ఉంది కాబట్టి అమలు చేయలేని చెప్పి ఏదైతే వాళ్ళ కూని రాగాలు తీస్తున్నాడో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 100 రోజుల్లోనే అన్ని హామీలు అమలు చేస్తామని చెప్పిన మీరు షెడ్యూల్ వచ్చింది ఎప్పుడు, ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది ఎప్పుడు, డిసెంబర్ 9 ఎప్పుడు? అంటే డిసెంబర్ 9 నుంచి మార్చి 16 వరకు మీరు గుడ్డి గాడిద యొక్క పండు దోముతున్నారని అడుగుతున్నాను. అసలు మీ దగ్గర आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के रुकन असेंबली बालाकृष्णा ने अवाम से अपील की कि वो रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हुए जगन मोहन रेड्डी को इख्तिदार से बेदखल करें। उन्होंने अपनी यात्रा के मौके पर ज़िले करनूल का दौरा किया, जहां उन्होंने रोड शो से खिताब करते हुए अवाम से कहा कि उनको अब ये फैसला करना है कि वो इंतशार चाहते हैं या तरक्की चाहते हैं। अवाम इस बात का फैसला करें कि वो मौसर हुक्मरानी चाहते हैं या तारीख हुक्मरानी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया। భావస్తురాణి జన్మాంతర సౌహృదాన్ని అంటారు. అంటే పూర్వ జన్మలో మనకున్న పరిచయాలతో ఈ జన్మలో ఒకరిద్దరిని మనం పొందొచ్చు, కానీ ఇన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు పొందడం అంటే అది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ముందుగా నందమూరి తారక రామారావు గారు, ఆయన పేరు చెప్తేనే ఎన్టీఆర్ అంటే కేవలం నందమూరి తారక రామారావు కాదు, ఎన్నంటే నటనాలయం, ఆయన ఇల్లే ఒక నటనాలయం. అందులో ఆయన ధ్రువ తారకుడు, ఆరంటే రాజర్షి రారాజు, రాజకీయ దురంధర యుగంధరుడు, రమణీయ రమ్య గమనీయ సౌమ్య। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाई शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि रियासत में जगन के इख्तिदार में आने के बाद बिजली के चार्जेस में 7 गुना और आरटीसी बस किरायों के चार्जेस में 5 गुना इजाफा किया गया। उन्होंने जिले चित्तूर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शोज मुनक्किद करते हुए वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जगन ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मौके पर कहा था कि मुकम्मल शराबबंदी तक वो वोट नहीं मांगेंगे, ताहम उन्होंने अपने वादे का एहतराम नहीं किया और रियासत में शराब की दुकानात की तादाद में इजाफा हुआ। उन्होंने इसे चोरों और डकैतों की हुक्मरानी से ताबीर किया। शर्मिला ने कहा कि हर तरफ माफिया और गुंडागर्दी में इजाफा हुआ है। మూడు కాదు కదా, కనీసం ఒకటైనా అయిందా? ఇది మా రాజధాని అని చెప్పుకోవడానికి కనీసం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అసలు రాజధానియే లేకుండా చేశారు. వీళ్ళ నాయకులు, వీళ్ళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వారసులు, వీళ్ళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టేది. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రైతంటే ప్రాణం. రైతును నెత్తిన పెట్టుకున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. పెట్టుకోలేదా? రుణమాఫీ చేయలేదా?
రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వ్యవసాయం పండుగ